देखिए, ये क्लास और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा राजस्थान की वैकेंसियों के बारे में बता दूं मैं आप, ठीक है? क्योंकि कल राजस्थान की कुछ वैकेंसियां आई हैं और उन वैकेंसियों के बारे में आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जो स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो। सबसे पहले तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इसकी कुल मिला के और कितनी पोस्ट है? कितनी पोस्ट है? ठीक है, 1100 एक नंबर। ये कल नोटिफिकेशन निकला, इसका मतलब आने वाले समय में जिन स्टूडेंट के भी ग्रेजुएशन के अंदर या 11th-12th के अंदर अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है तो वो इसका फॉर्म लगा सकते हैं। बोलो क्लियर? ये अच्छी भर्ती मानी जाती है और विदाउट एनी वर्कलोड वाली भर्ती मानी जाती है, फ्री माइंड वाली। भर्तियों में बहुत फर्क होता है, ठीक है? अब दूसरी सेकंड, बिजली विभाग में टेक्नीशियन की सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में टेक्नीशियन की भर्ती निकली है और इसमें 2163 इतनी वैकेंसी है, 2163। ये अच्छी भर्ती मानी जाती है। एक जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग 1050 पोस्ट, थर्ड नंबर 1050, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी यानी मैकेनिकल, ठीक है? हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर 1050 पोस्ट ये हैं। एक आयुष अधिकारी की पोस्ट है 1535 पोस्ट, ये हेल्थ डिपार्टमेंट में ही है। आयुष अधिकारी ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके अलावा सहायक कृषि अभियंता ये 281 पोस्ट है। सहायक एडिशनल सहायक एग्रीकल्चर इंजीनियर अभियंता यानी इंजीनियर्स डे कितनी तारीख को मनाया जाता है? 15 सितंबर, ठीक है? 15 सितंबर को अभियंता दिवस मनाया जाता है। तो ये 281 पोस्ट हैं, ये भी अच्छे तबके की नौकरी है। एक पशु चिकित्सा अधिकारी, ये 1100 पोस्ट है। 1100 पोस्ट मतलब वेटेनरी अगर आपने कर रखी है तो पशु चिकित्सा अधिकारी ये आप बन सकते हैं। जिसको ऐसा लगता है कि मैं मनुष्यों का इलाज नहीं कर पा रहा हूं तो वो जानवरों में जाके देखें। एक नई एसआई भर्ती नए सिरे से 1015 पोस्ट, सब इंस्पेक्टर, ये राजस्थान में, ठीक है? 1015 पोस्ट है। और अगर आपने एमए बीएड कर रखा है तो 8th है लेक्चरर की, स्कूल लेक्चरर, कितनी पोस्ट है? 3225, 3225, ये स्कूल लेक्चरर की पोस्ट है। सारी गजिटेड पोस्ट है। स्टार्टिंग सैलरी 90+ रहने वाली है प्रोबेशन के बाद में। मतलब जीवन जीने की दिशा और दशा दोनों बदल जाती हैं ऐसी पोस्टों में। क्यों? क्योंकि आज आप अगर मान लो यहाँ संस्था में आ रहे हैं तो एक आदमी अपनी लाइफ जो जीवन जीता है वो जीवन जीने योग्य वेतन के अकॉर्डिंग जीता है। अगर आपको ग्रुप डी की कोई जॉब मिल रही है तो आपको 35,000 सैलरी मिलेगी, तो उसमें आपको अपना गुजारा भत्ता करना पड़ेगा। कोई आदमी मजदूरी करता है 15,000 रुपये कमाता है, वो अपने हिसाब से वो भी थोड़ी सेविंग रखता है अपनी लाइफ में, तो उस हिसाब से खर्चे करता है। अगर मान लो ग्रुप सी में आप लग गए और ग्रुप सी में 40,000 से रुपए लेकर सैलरी आपकी 70,000 तक होती है तो आप उन वैकेंसियों पे भी लग सकते हैं। और अगर आप ग्रुप ए के गजिटेड पदों पे आ गए, इसका मतलब आपकी 85+ सैलरी रहेगी और 8वें वेतन आयोग बाद मुझे लगता है 1 लाख प्लस सैलरी रहेगी। तो स्टार्टिंग 1 लाख, इसका मतलब 1 लाख रुपए आपको हर महीने मिल रहे हैं खर्च करने के लिए। तो आपका जीवन अलग होगा, होगा या नहीं होगा? आपके परिवार की सुख सुविधाएं अलग होगी, आपका जीवन जीने का तरीका अलग होगा। फर्क इतना सा है केवल ये जॉब में, जैसे मान लो किसी आदमी की ये सैलरी है, एवरेज मान लेते हैं किसी की 45,000 है, किसी की 70,000 है, और मान लो किसी की कितनी है 1 लाख सैलरी है मान लो। इस प्रकार से जैसे मान लो इन लोगों को कपड़े खरीदने हैं तो अमेजोन पे 2-4 बार सर्च करने से पता लग जाता है, फिर अमेजोन इसको दिखाएगा भी कितने के हिसाब से, ऑप्शन भी इतने वाले आएंगे। फिर उसके पास 300 रुपए की शर्ट,
₹400 की शर्ट, ऐसे आएंगे। ये वाला, अगर ये आदमी है तो ये थोड़ा अच्छी चीजें लेगा, ये आदमी है ये थोड़ा अच्छी चीजें लेगा, ये आदमी है तो ब्रांडेड चीजें ले सकता है। ऑप्शन होता है इसके पास, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि जितना अमीर होता है आदमी उतना ही कंजूस होता है। लेकिन ये कहने की बातें हैं या क्या है, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है मान, ठीक है, तो आदमी कैसा क्या निकलता है। तो ये लेक्चरर की 3225 पोस्ट है। और आखिरी सेकंड ग्रेड टीचर की, सेकंड ग्रेड टीचर 4200 ग्रेड पे होता है, ये लेवल 6 की पोस्ट होती है। 70,000 के लगभग आपकी सैलरी मिलेगी इस आदमी को। और 6,500 पोस्ट निकली है, 6,500 मायने रखता है सेकंड ग्रेड की। ग्रुप बी की हो गई एक प्रकार से नौकरी, सेकंड ग्रेड टीचर। इतनी भर्तियां आपके सामने हैं और वैकेंसियां आने वाली हैं। तो एक सरकार के दौरान 5 साल में एक वैकेंसी तो डेफिनेटली वो पूरी कराती है सरकार। तो ये सारी वैकेंसियां, इन सबको मुझे ऐसा लगता है कि 2027 से पहले ज्वाइनिंग मिल जाएगी इन सब लोगों को। इन सब की मोटी मोटी जो प्रक्रिया पूरी होगी वो कौन से ईयर में होगी? प्री मेंस, जो भी टाइपिंग टेस्ट, जो भी आपके अलग अलग इंटरव्यू वगैरह अगर फर्स्ट ग्रेड के हैं तो, और जितने भी आपकी स्टेप्स हैं वो सारे 2026 में कंप्लीट होंगे। तो अगर आज आप इनके लिए लड़ाई लड़ोगे तो आपका सिलेक्शन 27 में होगा। अगर आप 27 में लड़ाई लड़ोगे तो सिलेक्शन 29 में होगा। अब आप सोच सकते हैं आपके पास ये एकदम राइट टाइम है स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए। स्टेट एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेंटर का तो पहले से ही फिक्स कैलेंडर है, वो तो आएंगी ही भर्तियां, तो सेंटर वालों को तो पहले ही जागरूक रहना चाहिए। ये तो स्टेट एग्जाम वालों के लिए क्षणिक आती है, 5 साल में एक बार ही भर्ती आती है। अब आप खुद सोच लो पिछली एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती कब आई थी और अब कब आ रही है, और उससे पिछली कब आई थी, देख लो आप। 7-8 साल में 2-3 भर्तियों का जिक्र मिलेगा केवल आपको। तो इतनी भर्तियां हैं, तो एक तो वैकेंसी कम है, एक भीड़ भयंकर भरी हुई है, तो आपको अपना दमखम दिखाना है ना, वो इन्हीं में दिखाना है। जो भी आप में पोटेंशियल है ना वो आपको यहाँ दिखाना है, और तभी आपकी मेहनत साबित होगी। वरना पढ़ के आप चले जाओगे, आज डेफिनेटली आपको ताने नहीं मिल रहे होंगे, सुनने को 2-4 बातें नहीं मिल रही होंगी, लेकिन आने वाले समय में डेफिनेटली जैसे जैसे आपकी उम्र बीतती जाएगी और बुढ़ापे की तरफ आते जाओगे आप, इसका मतलब ये है कि आपको उस समय ये फील होगा कि यार समय तो गवा दिया मैंने, सब कुछ दोबारा कमाया जा सकता है सिवाय समय को छोड़कर। पिछला आधा घंटा आपने यहाँ बैठ के जो व्यतीत किया है, क्या उसको आप जिंदगी में फिर कभी दोबारा ला सकते हो? 1 मिनट भी अगर आपने बिताई है तो आप उसको दोबारा नहीं ला सकते। और मैं बार बार कहता हूं, नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़े हैं लेकिन नंबर ऑफ सीरियस कैंडिडेट कम हुए हैं, ध्यान रखना। तो सिलेक्शन लेने में आसानी भी है आज के समय में, तो आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो जॉब आपको मिल जाएगी। इनमें से कहीं ना कहीं आप अप्लाई करेंगे, इनका नोटिफिकेशन देखना। ऐसा ही भर्ती के लिए तो लोग मरते हैं, ये मान लो राजस्थान में, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है, जैसे आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे देश के मालिक होते हैं क्या? पूरे देश के मालिक ही हैं एक प्रकार से। सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, वो पूरे स्टेट का मालिक होता है। डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर होता है, ये पूरे जिले का मालिक होता है। ऐसे ही एसडीएम होता है, ये पूरी तहसील का मालिक होता है या नहीं है? तो ये सारी चीजें तो हैं वो महकमे जिनके पास फुल पावर होती है। इनके साथ साथ दूसरे लोगों के पास भी पावर होती है। कैसे? जैसे एसडीएम का मतलब हो गया वो एक तहसील में होगा और उसी तहसील में एक पुलिस स्टेशन होगा या नहीं होगा? होगा। तो उस पुलिस स्टेशन वाले के पास सबसे ज्यादा वहां की कानूनी व्यवस्था, क्योंकि भारत में जनसंख्या बढ़ गई है, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रूल तो ये देगा। पुलिस को ये खड़ी कर सकता है बुला के कि 5,000 आदमी वहां जाओ, ये कह सकता है, लेकिन पुलिस अपने भी तो कुछ काम करती है। तो इसका मतलब पावर इसके पास भी कम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का तो पूरा पावर है या नहीं है? हाँ, इन दोनों में अगर पावर की बात की जाए तो एसडीएम ज्यादा पावरफुल है। वो एक लेटर भेज के कह सकता है कि मुझे 20 आदमी चाहिए और वहां भेजने हैं तो जाने ही पड़ेंगे। प्रशासनिक अधिकारी है वो। बोलो क्लियर? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लेटर दे सकता है। ऐसे ही जिला कलेक्टर के लेवल का आदमी कौन हो गया बताओ? एसपी। ऐसे ही सीएम के लेवल का आदमी जो कौन हो गया? ये कौन हो गया? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गया, पूरी महकमे का हो गया, पूरी पुलिस का मालिक है, तो सीएम के लेवल का हो गया। और ऐसे ही पीएम के लेवल का जो मैटर हो गया, ये सारी सीएपीएफ आपकी, इनके डीजी, ये सारे मिलके मतलब एक प्रकार से एमएचए, या अपन ऐसा कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले लोग,
जो सारी पैरामिलिट्री मिलिट्री के अधिकारी हैं। बोलो क्लियर। इस प्रकार से तो ये जो इनके पास क्या होता है, पावर बहुत होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि एक जिले में एक पुलिस स्टेशन, एक तहसील में एक पुलिस स्टेशन होगा, और अगर एक तहसील में एक पुलिस स्टेशन होगा तो आपने अगर ट्रेनिंग कर रखी है तो राजस्थान में इतनी कमी है सीआई की, क्योंकि इसका पहला प्रमोशन ही किसका होता है, सर्कल इंचार्ज। सीआई यानी सर्कल इंचार्ज, 3 स्टार होता है वो, इंस्पेक्टर मान लो आप। तो इंस्पेक्टर मानोगे तो बड़े थानों में तो सीआई लगाया जाता है राजस्थान में, और छोटे पुलिस स्टेशन में कौन लगाया जाता है, ऐसा ही। इसका मतलब आप उस तहसील में लॉ एंड ऑर्डर के महकमे के मालिक हो, अगर आप थोड़े से पढ़ लोगे तो आप ये देखिए कितने लोग आपके पास आएंगे। विधायक का आपसे काम पड़ेगा दिन में 5 बार, वहां के एमपी का काम पड़ेगा आपसे, अगर आपके एरिया का काम कराना है तो लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई बात होगी तो आपसे बात करनी पड़ेगी। पत्ता ही लेगा तो आपसे पूछ कर ही लेगा, वरना आप कह सकते हो भाई यहाँ तो लोगों को परेशानी हो रही है या नहीं है। इसलिए लोग मरे जीते हैं एसआई की भर्ती के लिए। लेकिन हालांकि जो प्रोफाइल, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। कोई आदमी ये तामझाम झंझट नहीं चाहता है, कोई आदमी पीसफुली लाइफ चाहता है, तो वो सिविल में जाए। लेक्चरर जैसी पोस्ट है गजेटेड, है या नहीं है। जैसे चुनाव जब आते हैं तो आपको पता है कई बार अलग अलग टीम बनाई जाती है जिससे बार बार चेकिंग, क्योंकि चुनावों के समय ऐसा माना जाता है कि कहीं कोई नेता पैसे का सर्कुलेट तो नहीं कर रहा, तो जगह जगह गाड़ियां रोकी जाती हैं, चेकिंग होती है, सारी होती है। तो ये चेकिंग कौन करता है, पुलिस के साथ साथ एक एक प्रिंसिपल भी होता है, एक एक लेक्चरर भी होता है, और उनका वो पूरी एफएसएल टीम बोलते हैं इसको। कौन सी टीम बोलते हैं, एफएसएल टीम, जो गाड़ियों को रोक रोक के बैनर उतारती है उनके ऊपर से चुनाव के टाइम। ऐसे एनी टाइम रैंडम नहीं, चुनाव के टाइम एसएफएल जो एफएसएल टीम है इसको बना दिया जाता है। इसमें एक कांस्टेबल होगा, एक एसआई होगा और एक गजेटेड ऑफिसर होगा। एसआई गजेटेड थोड़ी है। तो इसका मतलब अब लेक्चरर की इतनी पावर है कि वो लेक्चरर टीचर वगैरह ये कहेंगे अरे यहाँ बैठे रहो, तो यहीं बैठे रहेंगे वो लोग। ये चुनावों के टाइम होता है, बाकी तो ऐसा ही कहीं पकड़ लेता है लेक्चरर को, समझ गए। तो कहने की बात ये है कि जो एसआई की जो प्रोफाइल, अगर किसी को पावर दिखाना है, धौंस दिखानी है, और ये मानना है कि लोग मेरे सामने आए और मेरे से पूछे, सर सर कह के बात करें, महकमा मेरे से पूछ के काम करे, 40-45 पुलिस के लोग हैं जो मैं कहूँ वो वैसा काम करें, तो फिर आप सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए जा सकते हैं। लेकिन इसमें हिंदी का बड़ा रोल होता है। इसके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ये सेकंड पूरा ही पेपर किसका होता है, हिंदी का। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और फर्स्ट पेपर में भी कितने क्वेश्चन, ये 200-200 नंबर के पेपर हो गए। तो इसका मतलब हिंदी का अगर कोई अध्यापक है तो उसके लिए तो बड़ा बेनिफिट है। अगर वो थोड़ा सा जीके पढ़ लेगा तो वो तो सिलेक्शन ले जाएगा। लेकिन थोड़ा सा रिवीजन तो हर किसी को ही जरूरत पड़ती है। तो कुल मिला के, और राजस्थान एसआई की भर्ती की कोई भी तैयारी कर सकता है, तैयारी के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी कमी मुझे ये लगी कि मैथ के 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं, 5 क्वेश्चन मान लो मैक्सिमम फर्स्ट पेपर में। लेकिन मैथ तो चाहिए ना, जोड़ बाकी गुणा भाग नहीं आएंगे तो कैसे कैदियों को रख पाएंगे, बताओ। 2 और 2 4 हो गए, तो वो कहेगा नहीं 3 ही कैदी हैं और होंगे कैदी 4। तो इसका मतलब मैथ के 5 क्वेश्चन तो खैर आते हैं। लेकिन ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर इसमें मैथ दे दी, इसका मतलब ये सारी भर्तियां कौन ले जाएंगे, एसएससी वाले लोग, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ वाले लोग ले जाएंगे, रेलवे वाले लोग ले जाएंगे। क्यों, क्योंकि एसएससी वाले लोगों की मैथ बहुत अच्छी हो चुकी होती है, क्योंकि वहां मैथ ज्यादा आती है तो वो प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। अब जैसे मान लो एसआई भर्ती में आप लोग बैठ गए तो आपने तो मैथ बहुत अच्छे स्तर की सीख ली, और अगर आपने ईमानदारी से अच्छी प्रैक्टिस करके अगर आप बैठ गए तो बेचारा जो हिंदी पढ़ गया है उसको तो रोन दोगे आप, है या नहीं है। तो इसलिए फिर ये डिपार्टमेंट को भी पता है, इसलिए इन एग्जाम्स का सिलेबस थोड़ा सा मैथ से दूर रखा जाता है। हिंदी, जीके ऐसी चीजें दी जाती है जहां मैथ वाला स्टूडेंट हाथ नहीं डालता है, बहुत कम डालता है। तो जिसने मैथ भी पढ़ी है, हिंदी भी पढ़ी है, उनको बेनिफिट रहता है हर जगह। तो कुल मिला के आने वाले समय में आप इन भर्तियों की तैयारी कर सकते हैं। हम यहां से अब इसकी बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कर रहे थे क्या, हम कर लिया क्वेश्चन ये आपने। देखो इस सवाल में आपसे कहा है 80 मीटर ग्रिस लंबा लगा हुआ कोई खंबा है इस प्रकार से 80 मीटर का, और एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, तो इसकी 1 मिनट की कार्रवाई 5 मीटर प्लस हो गया, यही हुआ ना। और अगले मिनट में कितना फिसल गया, 2 मीटर फिसल गया। तो ओवरऑल क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 2 मिनट में ये बंदर 3 मीटर ही गया। बोलो क्लियर। अब हमें चढ़ाना कितना है,
मैंने आपसे पहले ही कहा था कि उतना कम चढ़ाओ जितना पहली बार में छलांग मार रहा है। बताओ पहली बार में कितनी छलांग मार रहा है? 5 मीटर की। उतना कम चढ़ाओ। तो इसका मतलब कम किस में से चढ़ाएं? 80 में से 5 कम किया तो 75। क्या 3 के बाड़े में 75 आता है क्या? 25 गुना करते ही तो आपने 75 चढ़ा लिया सर। तो जब ये 25 गुना तो ये समय भी कितने गुना? तो आपने कितने मिनट लगा दिए? 50 मिनट 75 चढ़ाने में। बताओ पहले मिनट में चढ़ा था और दूसरे में फिसला था, तीसरे में चढ़ा था, चौथे में फिसला था, पांचवें में चढ़ा था, छठवें में फिसला था। मतलब हर विषम संख्या में ओड नंबर में चढ़ रहा है और सम संख्या इवन नंबर में फिसल रहा है। तो बताओ 50वीं मिनट के बाद में कौन सी मिनट आएगी? 51वीं। चढ़ने का काम होगा या उतरने का? चढ़ने का। और चढ़ता कितना है? 1 मिनट में। कितना चढ़ेगा बताइए? 5। तो 80 और 5 कितना? 75 और 5 कितना हो गया सर? 80 मीटर तो चढ़ के बैठ गया। और 50 और 1 कितने मिनट में? 51 मिनट इस सवाल का आंसर होगा। 51 मिनट। आप अगर डायरेक्ट कर लोगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर आप क्या है, उसको चढ़ाने के बाद फिर फिसला रहे हो। ऐसा काम नहीं करना। जब बंदर एक बार चढ़ के बैठ गया तो फिर फिसलेगा क्या? जब ऊपर ही बैठ गया अगला तो फिर फिसलेगा नहीं। तो आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि ये उतना कम चढ़ाना है जितना फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्रयास कर रहा है। बोलो क्लियर? तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा? 51 मिनट। कर लिया? ये क्वेश्चन भी आपको आगे घर पे करने के लिए दिया था मैंने, ये वाला। एक बंदर ग्रीस लगे हुए खंबे पर पहले मिनट में 12 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 5 मीटर फिसलता है। यही क्रम चलता रहता है। खंबे की लंबाई कितनी है? 63 मीटर। तो कितने समय बाद बंदर ऊपरी सिरे तक पहुंच जाएगा? सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? जैसे मान लो ये खंबा है, कितने मीटर का है? बताओ पहले मिनट में 1 मिनट के अंदर कितना चढ़ेगा? 12 मीटर चढ़ गया। और अगले मिनट में कितना फिसल गया? 5 मीटर फिसल गया। -5 हो गया। तो ओवरऑल क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि 2 मिनट में बंदर द्वारा की गई कार्रवाई केवल कितना चढ़ा? 7 मीटर ही चढ़ा। चढ़ाना कितना है? 63। तो आपका मन कर रहा होगा कि इसको 9 से गुणा कर दें तो 63 मीटर बन गया। लेकिन वहां तो हम चूक हो जाएगी हमसे। वहां अगर आपने सीधा 63 कर दिया तो यहाँ 9 गुना कर दिया तो 9 दूनी 18 मिनट में चढ़ रहा है। ऐसा आया ना? लेकिन वो 18 से पहले ही चढ़ जाएगा। 18 से पहले ही। तो एक्यूरेट आंसर कब आएगा? जितना पहला अटेम्प्ट कर रहा है उतना कम चढ़ाओ। तो बताओ पहला अटेम्प्ट कितने का कर रहा है? 12 मीटर का। तो 12 कम चढ़ाओ। किस में से? 63 में से 12 गया तो 51। क्या 51 बनता है क्या 7 के पहाड़े में? नहीं बनता। तो फिर क्या बनाए? 49। भाई जो बनता है वो बनाएंगे। तो बताओ 7 को किससे गुणा करें? 7 से। तो बताओ कितने मीटर बंदर चढ़ गया? 49 मीटर। और इसको 7 से गुणा कर दो तो बताओ 7 दूनी 14 मिनट लग गए उसको 49 चढ़ने में। बोलो क्लियर है क्या? 15वें मिनट में कितना चढ़ेगा? 12। इसका मतलब एक दो बार करके देखना पड़ेगा आपको। अब बताओ 15वां मिनट, 1 मिनट आपने लगाया और चढ़ गया कितना? 12। तो बताओ 49 और 12 कितना हो गया? 61। और मिनट भी कितने लग गए? 15। लेकिन अभी और ऊपर है खंबा, कितने मीटर और है? तो इसका मतलब फिर फिसलेगा ये तो। फिर से फिसलेगा तो फिसला दो फिर 1 मिनट में। कर करके देखना पड़ेगा। 1 मिनट में कितना नीचे आएगा? 5 माइनस आ जाएगा। कितना माइनस आ जाएगा? 5। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 16 मिनट बाद की हुई कार्रवाई। 16 मिनट बाद बताओ कितने मीटर रहेगा? 56 मीटर। अब मुझे इसको चढ़ाना है और चढ़ाना केवल 7 ही है। चढ़ाना कितना है? और ये कह रहा है मैं तो 12 चढ़ता हूं और चढ़ाना कितना है? 7 चढ़ाना है। तो साइड में लिख के कर लेता हूं।
कि ये बंदर ये कह रहा है कि मैं तो 1 मिनट में 12 मीटर चढ़ता हूं। मैं कह रहा हूं अरे मान जा, 7 ही चढ़ जा, 7 ही चढ़ाना है। तो फिर मैं कहूंगा कि 1 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा ये बता। तो 1/12, तो 7 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा? 1/12 गुणा 7 मतलब 7/12 मिनट। कितनी मिनट में चढ़ेगा फिर ये 7 मीटर में? तो ओवरऑल आप यहाँ ये कह सकते हैं कि 7/12 मिनट और लगेंगे। कितने मीटर में? 7 मीटर में। कितना मीटर हो गया? 63 मीटर। और मिनट कितने लग गए? 16 मिनट। और 7/12 मिनट, इसको 60 से गुणा कर दूंगा तो सेकंड बन जाएगा। बताओ 12 से कितनी बार? 5 बार। 7×5 = 35। तो 16 मिनट और 35 सेकंड बाद बंदर तुरंत पकड़ के खंबे को और ऊपर चढ़ जाएगा। 16 मिनट और 35 सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। नोट करें। यही आया था क्या आपका? देखो सबसे पहले आपको हमेशा, जैसे ओवरऑल 2 मिनट की कार्रवाई चढ़ने उतरने की कर ली हमने, कितने मीटर? 7। जितना पहली बार में चढ़ रहा है ना उतना कम चढ़ाना है। तो पहली बार में कितना चढ़ रहा है? 12। कितने में से कम? पूरे खंबे में से। पूरा खंबा कितने का? 63 का। 12 कम किया तो 51। लेकिन 7 के पहाड़े में तो 51 बनता ही नहीं है, और ज्यादा मैं चढ़ा नहीं सकता क्योंकि 12 तो कम रखना है कम से कम। तो अगर 51 नहीं बन रहा तो फिर उससे थोड़ा कम लाओ। 7 के पहाड़े में क्या आता है 51 से कम? 49। कितने बार में आता है? 7 बार में। तो इधर भी टाइम कितने गुना? 7 गुना। तो 14 मिनट में आपने 49 चढ़ा दिया। फिर आपके दिमाग में ये भी है कि पहले मिनट में चढ़ता है और दूसरे मिनट में फिसलता है। तो विषम संख्या में चढ़ता है और सम संख्या में फिसलता है। तो 14 मिनट के बाद 15वां मिनट विषम है, तो फिसलेगा या चढ़ेगा? चढ़ेगा। अगर चढ़ेगा तो 1 मिनट में कितना चढ़ जाएगा? 12। ये रूल कहता है। तो रूल कहता है तो कितना चढ़ गया? 61। फिर भी 63 पे तो नहीं पहुंचा। तो फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लग जाने दो 15 मिनट। अब अंदर से कहा कि अब चढ़। बोला नहीं अब तो फिसलूंगा। मैंने कहा फिसल जा फिर। तो फिसल गया अगला। तो 1 मिनट में कितना फिसलता है? 5। तो ओवरऑल 16 मिनट बाद कहाँ था? 56। अब मैंने कहा अब चढ़। बोला 1 मिनट में मैं तो ऊपर चाहे खंबा ऊंचा और कर दो। क्यों? क्योंकि 1 मिनट में मैं कितना चढ़ता हूं? मैंने कहा 12 नहीं चढ़ा ना, 7 ही कम पड़ रहा है 63 में से। तो फिर मैंने साइड में लिख दिया कि तू 1 मिनट में 12 चढ़ता है तो 1 मीटर इतनी मिनट में, तो 7 मीटर 7/12 मिनट में। तो बताओ अगला 7 मीटर कितनी देर में चढ़ेगा? 7/12 मिनट। पहले कितने मिनट लग गए? तो 16 मिनट तो पूरे पूरे इसको सेकंड में बनाने के लिए किससे गुणा किया? 60 से। तो 12×5 = 60, 7×5 = 35 सेकंड। तो 16 मिनट और 35 सेकंड बाद कार्रवाई हो गई हमारी। नोट करें। हाँ जी। एक बंदर को 45 फीट ऊंचे वृक्ष पर चढ़ना है। हर सेकंड में वो 5 फीट चढ़ता है और अगले सेकंड में 4 फीट नीचे खिसक जाता है। बताओ कितने सेकंड बाद वह वृक्ष के शिखर पर पहुंच जाएगा? तो जैसे एक 45 फीट ऊंचा वृक्ष है,
और उसका चढ़ने का क्रम ये है कि 1 सेकंड लेगा तो 5 फीट चढ़ जाएगा और अगले सेकंड में 4 फीट नीचे आ जाएगा। ये तो मजाक कर रहा है हमसे। तो कितने सेकंड लग गए और चढ़ा 1 फीट ही है। बोलो क्लियर। अब आपका मन कर रहा होगा 45 से गुणा कर दें तो 45 दूनी 90 सेकंड में पहुंच जाएगा, लेकिन देखना 90 से पहले ही चढ़ जाएगा। क्योंकि ऐसे तो पिछले सवाल में भी फिर अगर अपन सीधा ही गुणा करते, पिछले में भी अगर 9 से गुणा कर देते तो बताओ 9 दूनी 18, 18 मिनट लगे क्या चढ़ने में? कितने लगे? 16 मिनट कुछ सेकंड। और आप क्या बता रहे थे 18, तो गलत हो जाता है ये तो ऐसा आप नहीं कर सकते। इसलिए कह रहा हूं कि उतना कम चढ़ाओ। ऐसे तो स्टूडेंट फिर इसको 45 फीट चढ़ाना है, 45 दूनी 90 सेकंड लगे, लेकिन देखना 90 से पहले पहुंचेगा वो। तो 90 से पहले पहुंचेगा तो कम चढ़ाओ। कितना? जितना पहली छलांग मार रहा है। पहली छलांग कितने फीट की? 5 फीट पूरे वृक्ष में से कम चढ़ाओ। तो कितना चढ़ाऊं? 40। तो 40 कैसे बने? 40 से गुणा कर दो तो 40 फीट चढ़ गया। तो समय भी कितने गुना? 40 गुना। तो बताओ कितने सेकंड लग गए? 80 सेकंड में इतना चढ़ गया। पहले में चढ़ता है, दूसरे में फिसलता है। तो इसका मतलब विषम संख्या में ओड नंबर में चढ़ेगा और इवन नंबर में फिसलेगा। अब बताओ 81वीं सेकंड है, ये सम है या विषम? उतरेगा या चढ़ेगा? चढ़ेगा। और 1 सेकंड में कितना चढ़ता है? 5 चढ़ जाता है। तो बताओ 40 और 5 45, 45 फीट अगला चढ़कर बैठ गया। 80 और 1 81 सेकंड। आप 90 की बात कर रहे थे, वो 81वें सेकंड में चढ़ के बैठ गया। है या नहीं है? ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा इन सवालों में, नोट करें। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 फीट गहरे कुएं में एक मेंढक गिर जाता है। वह प्रत्येक दिन 4 फीट ऊपर चढ़ता है और प्रत्येक रात्रि को 2 फीट पीछे खिसक जाता है। उस मेंढक को कुएं से बाहर आने में कितना समय लगेगा? क्या आंसर आया बताइए। करो। 40 फीट गहरा कुआं है और एक मेंढक गिर गया और दिन में, एक दिन में, मतलब इसका मतलब पूरा होल डे बनेगा, एक दिन और एक रात में, समझ गए? तो फिलहाल एक दिन में चढ़ता है अगला। कितना चढ़ जाता है? 4 फीट चढ़ जाता है।
और एक नाइट में, रात को उसको दिखता नहीं है तो फिसल जाता है। मेंढक को दिखता है क्या रात को? 2 फीट। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि होल डे, पूरे दिन में, अगला ओवरऑल एक दिन बाद अगला दिन जब आएगा, इसको अपन एक दिन माने या 2 दिन माने? एक दिन कह सकते हैं कि एक होल डे। अगर इसके बाद की प्रक्रिया माने तो अगला कितना चढ़ा हुआ है? 2 फीट ही चढ़ा हुआ है भाई। 4 में से 2 अगर फिसल गया तो केवल कितना चढ़ा हुआ है? 2 फीट चढ़ा हुआ है। ठीक है। अब मैंने कहा पहली बार जितना चढ़ रहा है उतना कम चढ़ाना है दिन में, तो बताओ चढ़ रहा है कितना है? 4, तो 4 कम चढ़ाओ, तो 36 चढ़ाओ इसको केवल। तो 36 बनाने के लिए किससे गुणा कर दिया? तो 36 फीट आपने चढ़ा दिया। बोलो क्लियर। और यहां अगर अपन कहें तो 18 से गुणा किया तो 18 एकम 18 होल डे लग गए। बोलो क्लियर है। 18 पूरे दिन। अब 19वां दिन चालू होगा। होगा या नहीं होगा? भाई होल डे का मतलब दिन और रात। और अब 19वां दिन, और 19वें दिन आ गया तो दिन में चढ़ेगा या फिसलेगा? चढ़ेगा। और कितना चढ़ जाता है? 4 फीट। ये तो 4 फीट चढ़ते ही काम बन गया अगले का। कितना चढ़ गया? 40 फीट। कुएं के बाहर आके गुलाटी मार दी अब तुरंत इसने। और अगला एक दिन लग गया। लगा या नहीं लगा? तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि 19 दिन और 18 रातें, 19 days एंड 18 नाइट्स, 19 दिन और 18 रातें जब उसने बिताई, तब जाके कुएं से बाहर आ पाया, कुएं का मेंढक। ठीक है। अगला नेक्स्ट। कोहरे में चलने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो उसी दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा था। ये उसी दिशा देते ही मेरे दिमाग में आ गया कि यहाँ तो सापेक्ष चाल है, रिलेटिव स्पीड है या नहीं है? वह व्यक्ति उस गाड़ी को 100 मीटर दूरी तक 4 मिनट तक देख सकता था। तो उस गाड़ी की चाल बताओ। बताइए कैसे करें। आप अपना समय लो और उत्तर तक पहुंचो।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये आदमी बेचारा धीरे धीरे अपनी स्पीड से चल रहा है, और अपनी स्पीड का मतलब किसी स्पीड से चल रहा है। अब गाड़ी आ रही है, पार कर रही है, तो गाड़ी तो तेज चल रही होगी इससे, तभी तो पार कर रही है। और तेज चल रही है तो गाड़ी आती है, और आती है तो ये आदमी ऐसे देख रहा है, ऐसे तो है नहीं कि गाड़ी आएगी कोरे में पीछे देखेगा, पीछे नहीं देखेगा, सामने ही देखेगा, ऐसे ये अपना चल रहा है, गाड़ी पार करती है। आगे जब जाते जाते अगला देख रहा है कि कितनी दूर चला गया, इसका मतलब 100 मीटर आता है, 100 मीटर तक गाड़ी दिखाई दे रही है, फिर दिखाई नहीं दे रही, तो हम लिखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ चाल कैसी लगेगी, गाड़ी और आदमी की चाल समान, दिशा समान है या विपरीत है, एक ही दिशा है, और समान दिशा में चालें घटती हैं या जुड़ती हैं, घटती हैं। तो ज्यादा चाल किसकी है, गाड़ी की, उसको एक्स मान लेते हैं, और इसको कितना मान लें 3, इसको 100 मीटर, और इसको कितना 4। अब केवल ग्रुपिंग करना बाकी है, बाकी काम हमने सारा कर दिया। ग्रुपिंग करना क्यों, क्योंकि ये मीटर में और ये किस में, मिनट में। तो ओवरऑल आप ऐसा करो, इसको किससे गुणा कर दो 60 से, मीटर और सेकंड, तो इसको भी किससे गुणा कर दें, क्यों, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में था। तो बताओ मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड, तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। सारी चीजें मीटर प्रति सेकंड वाले ग्रुपिंग की है, तो एक्स भी किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में आएगा। बोलो क्लियर। अब हमने ग्रुपिंग सेट कर दी। अब बताइए 6 का भाग, 6 का भाग कितनी बार, और 6 का कितनी बार, 10 बार। 3 से क्या कट गया 3, 5 से 5 दूनी 10 कितनी बार, 20 बार। 0 से क्या कट गया 0, 2 से कितनी बार, 2 बार। तो बताओ यहां से कितना आया x। अच्छा सीधा ही काट दिया अपन ने इसको 5 से, 5 से नहीं कट सकता, सॉरी मैंने वो x का ध्यान नहीं दिया। इसी को किलोमीटर और घंटे में बना लें, ऐसा कहना चाह रहे हैं, उससे जल्दी आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके हाथ में होता है कि आप ग्रुपिंग कैसे करेंगे। जैसे मान लो ये जो 3 था ये किलोमीटर में, और ये 100 था, तो बताओ 100 में फिर तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। 100/1000 ये किलोमीटर में बन गया, 100/1000 या 0.1 किलोमीटर, समझ गए। 0.1 लिख दोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मिनट को सेकंड में ही तो कर रहा था, उससे क्या होगा। तो इसको तो नहीं बदला आपने। हाँ, आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ 100 रख लो और यहाँ 4 × 60 रख लो, बात ये है। अब इसको 20 से 5 बार, और 20 से कितनी बार 3 बार, यहाँ तक। यहाँ से 5/12 आ गया, और 3 इधर लाए, या इसी को चेंज कर ले हम। अच्छा ये चाल के बराबर लिखा हुआ है, तो ये चाल आ गई, सापेक्ष चाल दोनों की। बोलो क्लियर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि x-3 बराबर ये जो 5/12 आई, इसको किससे गुणा कर लें, ताकि ये हम मीटर पर सेकंड में ले रहे थे, ये अब किस में आ गया, किलोमीटर पर आवर में। ऐसा भी कर सकते हैं, 5 से क्या कट गया, तो ये 3 कितना आ गया 2, लेकिन हमें तो x का मान चाहिए, तो 3/2, और ये -3 है, ये इधर आके किसका, प्लस का। तो 3 दूनी 6, 6 और 3 9, 9/2 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर आ जाएगा। यही आ रहा है क्या, ये 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या चल रही है गाड़ी, ये आंसर आ जाएगा। तो बता देना चाहिए था अब तक आपको। कर लिया। जितने आप ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे ना उतना ही बेस्ट है। आपको मैंने वर्क भी दिया हुआ है 350 क्वेश्चन का। कौन से टॉपिक के हैं, ठीक है। किस किस ने शुरुआत कर दी।
नेक्स्ट, कोहरे में चलने वाली एक गाड़ी है और एक व्यक्ति को पार करती है। उसी दिशा में 4 की स्पीड से पैदल जा रहा था। वह उस व्यक्ति उस गाड़ी को 130 मीटर की दूरी तक देख सकता है और कितनी देर तक? 3 मिनट तक। तो गाड़ी की स्पीड क्या है? ये तो सेम सवाल हो गया एकदम। करके बता दो फिर फटाफट। बताइए। देखो, रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। गाड़ी तेज चल रही होगी, उसमें से 4 किलोमीटर से जा रहा है, दिशा समान है तो घटा के लिख दिया। सापेक्ष चाल आनी चाहिए, नहीं आती तो पहले की वीडियो देखो। बताओ डिस्टेंस कितनी है? 130 मीटर। कितने मिनट तक देख सकता है? 3 मिनट तक। सेकंड में बनाएंगे तो ये मीटर पर सेकंड का मामला चल रहा है फिलहाल। बोलो क्लियर? इधर छेड़ो मत आप इसको। अब बताओ, जीरो से क्या कट गया? जीरो। 13 बटे कितना आ गया? 18। 13 बटे 18। तो आप ये कह सकते हैं x-4 बराबर 13 बटे 18। और गुणा किससे कर दिया? क्यों किया ये मल्टीप्लाई? किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो ये भी उसमें ही आ जाएगी। बताओ, 18 से 18 कट गया तो x-4 बराबर क्या? कितना आया? 13 बटे। बताओ, ये 4 इधर आएगा तो किसका होगा? प्लस का। तो x बराबर आ गया 13 बटे 5 और प्लस में 4। 5 चौके 20 और 13 33 बटे किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ जाए 6.6 ये आंसर आ जाए।
नेक्स्ट ये लो जी, पहिए के सवाल। तो पहले पहिए की जानकारी ले लो थोड़ी सी। पहिया होता क्या है? पहिया एक वृत्त होता है, लेकिन ये चलेगा तो दूरी कवर तो करेगा ही, डिस्टेंस तो कवर करेगा, इसलिए ये समय चाल दूरी के सवाल में आ जाता है। अब आ जाओ, इस प्रकार से होता है, बोलो क्लियर। और अगर आप ये कहना चाहें कि पहिया एक राउंड में कितनी दूरी तय करेगा, ये 2 पाई आर करता है। पहिए के केंद्र से लेकर यहां तक उसकी परिधि को मिलाने वाली रेखा रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। परिधि यानी सरकमफेरेंस, बोलो क्लियर। तो अगर एक पहिया, मैं किसी पहिए को घुमाना चाहूं, आपके पास जैसे मान लो ये है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ, ये रखा हुआ है, अगर ये चीज है, इसको हम पहिया माने, बोलो क्लियर। और अगर इसको पहिया माने, ये यहां से स्टार्टिंग हो रही है इसकी, यहां से मान लो ये यहां से टूटा हुआ दिख रहा है क्या थोड़ा सा आपको? किसी गरीब आदमी का है तो देखिए, ये टूटा हुआ दिख रहा है थोड़ा सा आपको। अगर ये टूटा हुआ दिख रहा है, तो अगर इस पहिए को अपन, जैसे ये टूटा हुआ इस सामने नीचे कर दिया ये वाला, और इस पहिए को अपन यहाँ से ऐसे घुमाना चालू करें, तो एक प्रकार से ये पहिया अपना ये वाला जो राउंड करेगा ना, ये पूरा ये राउंड यहाँ तक आ गया इसका मतलब। तो हम ये कह सकते हैं कि इसने खुद को पूरे को घुमा दिया। घुमाया या नहीं घुमाया? घुमा दिया। और खुद को पूरे को घुमाना मतलब इसकी सरकमफेरेंस, परिधि की बात कर रहे हैं। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है 22/7, या पॉइंटों में लेते हो तो 3.14। बोलो क्लियर। ये पाई की वैल्यू होती है। और आर क्या है यहाँ पे? रेडियस, त्रिज्या जो सवाल में दी गई है। तो अपन ये कह सकते हैं कि पहिए ने एक चक्कर की दूरी बताई, या हमने 5-7 चक्कर की? एक चक्कर, एक राउंड में पहिए द्वारा एक राउंड, राउंड यानी चक्कर में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, डिस्टेंस डी बराबर, बताओ कितनी हुई? 2 पाई आर एक राउंड में। लेकिन हमें क्या पता कि कितने राउंड कर रहा है पहिया? पहिया तो एन राउंड कर सकता है। कितने राउंड कर सकता है? एन राउंड। तो यहां लिख रहा हूं मैं, एन राउंड में तय की गई दूरी, दूरी डी बराबर, बताओ एक राउंड में 2 पाई आर, तो दो में 2 पाई आर की 2 गुनी, 3 में 2 पाई आर की 3 गुनी, 4 में 2 पाई आर की 4 गुनी, 10 में 2 पाई आर की 10 गुनी, तो एन में 2 पाई आर की एन गुनी। इसका मतलब हम डिस्टेंस कहेंगे एन इंटू 2 पाई आर। जितने भी राउंड कर रहा है, हर राउंड की दूरी को उतने राउंड से गुणा कर दिया। तो अगर कोई भी पहिया कभी अगर डिस्टेंस तय करेगा हमेशा, तो वो एन इंटू 2 पाई आर, जहां एन राउंड की संख्या है, एन किसकी संख्या है? राउंड की। डिस्टेंस यानी डी। ये हमें पहले से इतना नॉलेज हमें होना चाहिए। अभी नोट करवा देंगे, लेकिन एक बार पहले एक क्वेश्चन जान लो। अब ये सवाल है, यदि एक पहिया है और पहिए में ये व्यास क्या चीज होता है, तो आपको वृत्त का पूरा पता होना चाहिए। ये पूरी की पूरी रेखा व्यास होती है। इसका मतलब 2 बार त्रिज्या को जोड़ ले तो व्यास डायामीटर बन जाता है। रेडियस को कितनी बार जोड़ ले? तो मैं ये कह सकता हूं कि डायमीटर डी बराबर 2 आर होता है। बोलो क्लियर। और 2 आर की वैल्यू सवाल में दे रखी है, बताओ कितनी? अगर 2 आर की वैल्यू दे रखी है तो आर आधा हो जाएगा, बताओ कितना? लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखना है, ये किस में दिया हुआ है? तो अब दूरी सेंटीमीटर में ही काउंट होगी। बोलो क्लियर है। 2 पाई आर, अगर ये 28 आ गया तो अब आगे आपसे कहा गया 88 किलोमीटर की यात्रा के दौरान पहिया कितनी बार घूमेगा। तो ये तो एन की वैल्यू पूछ ली आपसे। किसकी वैल्यू पूछ ली? आपको तो ये पता था कि डी बराबर एन इंटू 2 पाई आर। बोलो यही पता था क्या? तो डी की वैल्यू तो दे रखी है सवाल में, बताओ कितनी किलोमीटर? एन का मान बताना है, 2 × 22 और बताओ ये कितनी लिख दी? 28 रेडियस आपने। लेकिन क्या ग्रुपिंग ठीक है क्या? क्या कारण क्या है? ये रेडियस है सेंटीमीटर में और आप कवर करवा रहे हो किलोमीटर में। तो या तो इस किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलो, या फिर सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलो। तो ऐसा करते हैं, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितना? 1000। तो इसका मतलब इसको मैं 88,000 मीटर कह सकता हूँ। कह सकता हूँ क्या? ये तो मीटर में बदला। फिर आप कहेंगे सर सेंटीमीटर में बदलो। तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 2 में 2 × 100, 3 में 3 × 100, तो इतने में इतने × 100। ये लो, ये वाला मामला यहाँ से ऐसे बन गया। तो ये अब सेंटीमीटर में,
ये भी सेंटीमीटर में, तो राउंड आ जाएंगे हमारे पास, क्या दिक्कत है। अब यहां से इसको सोल्व कर लेते हैं। 7 से 28 कितनी बार कटा? 4 बार। अब देखो 22 चौक 88 हुआ गया, 88 से क्या कट गया? 88। अब बताओ ये 3 और 2 1 लाख है क्या? और 1 लाख में 2 का भाग देंगे तो एन का मान कितना आ जाएगा? 50,000 चक्कर काटेगा ना, तब जाके आप 88 किलोमीटर चले जाना। अगर आपको यहाँ से श्री डूंगरगढ़ से थोड़ा सा आगे जाना है तो 50,000 बार चक्कर काट देगा। अगर पहिए की रेडियस ये है, उस हिसाब से 28 सेंटीमीटर का पहिया है ना रेडियस, आप नाप लेना अपनी स्केल से। अगर 28 सेंटीमीटर लंबी रेडियस आई और फिर पहिया बना हुआ है, जैसे किसी स्कूटी का पहिया छोटा होता है, तो इसका मतलब 88 किलोमीटर तय करने में उसको कितने राउंड करने पड़ेंगे। लेकिन ग्रुपिंग का यहाँ भी ध्यान रखना पड़ेगा। पहिया एक राउंड में कितनी दूरी तय करता है? 2 पाई आर। कितनी दूरी तय करता है? आईक्यू लेवल बहुत वीक है आप लोगों का, तुरंत पूछा जाए तो तुरंत आंसर आना चाहिए 2 पाई आर। और एन राउंड में कितनी दूरी तय करता है? एन इंटू 2 पाई आर। बोलो क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन मैंने समझा दिया, तो पहले तो आप ये थ्योरी नोट करेंगे और आफ्टर दैट आप आगे बढ़ेंगे। और आप ये भी कह सकते हैं डी व्यास होता है, डायामीटर, और डी बराबर कितना होता है? 2 आर। हो गया नोट? नेक्स्ट, ये लो जी आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। इनको आज एडजस्ट नहीं किया था क्या आपने? एक कार का प्रत्येक पहिया प्रति सेकंड 5 चक्कर लगाता है, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? यदि पहिए का व्यास डायामीटर 84 है तो कार की चाल ज्ञात करो मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना पड़ेगा। दूरी आप निकाल सकते हो।
क्या आंसर आया बताइए। बताइए। देखिए, 5 राउंड में दूरी देख लो ना, उसने कितनी दूरी तय की, डिस्टेंस पता लग जाएगी। पहिए का डायमीटर कितना दे रखा है, 84 सेंटीमीटर। तो बताओ रेडियस कितनी हो गई, आधी हो जाएगी, 42, क्योंकि हमें तो 2 पाई आर से लेना देना है। और 5 चक्कर में दूरी देख लो, चाल पता लग जाएगी। तो बताओ डिस्टेंस अगर हमें पता लगानी है, एक बात बताओ, तो डिस्टेंस यहाँ से पता लग जाएगी, 5 गुणा 2 पाई आर। 5 चक्कर की दूरी देख लो, तो 5 गुणा 2 गुणा 22/7 और गुणा में कितना, 42। ये 42 सेंटीमीटर में है, तो ये डिस्टेंस भी किस में आएगी, ध्यान रखना इस बात का, ये गलती मत कर देना। 7 से कितनी बार, 6 बार। 5 दूनी 10, 22 का 6 गुना 132, तो ओवरऑल 1320 सेंटीमीटर आ गया। किसमें आया, सेंटीमीटर। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ग्रुपिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। बताओ दूरी किसमें आई है, तो आपको अगर ये चाल पूछी है, किसमें पूछी है, तो पहले मीटर में तो बदलो, या बाद में वहां रखने के बाद बदल दो, एक ही बात है। तो बताओ 1320 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में से मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देंगे, मीटर से सेंटीमीटर के लिए 100 से गुणा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर में मीटर कितने, बटे 100। तो बताओ किसका भाग देंगे, 100 का। जीरो से क्या कट गया, 132/10 कह सकते हैं अपन, या 13.2 कह सकते हैं। अगर पॉइंट लगाएंगे तो 13.2। अब बताओ ये मीटर में आ गया, किसमें आ गया मामला, मीटर में। और अब हमें चाल बतानी है, तो ये वाला तरीका लगा देंगे। यहाँ 13.2 आ गया मीटर में, और कितनी सेकंड में करता है ये वाला काम, प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में। तो ओवरऑल जो आंसर आया वो 13.2 मीटर पर सेकंड, यही तो उत्तर है। 1 सेकंड में इतना, तो प्रति सेकंड तो 13.2 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ गया। अरे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी निकाल ला, वो सेकंड तो एक दिया हुआ है। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आंसर हमेशा सही आएगा। कर लिया। नेक्स्ट। हाँ जी, एक कार के पहिए का डायामीटर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। कार चालक 66 की स्पीड से चलने पर गंतव्य पर पहुंचने में 36 सेकंड लेता है, तो यात्रा के दौरान पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो इसका मतलब आपको देखो, चाल भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है, तो क्या आ जाएगी, दूरी। और दूरी का मान n × 2 पाई आर, और आर दे रखा है तो एन आ जाएगा। खत्म सवाल, इतना सा काम है।
बताइए। देखिए, सबसे पहले तो आपको स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या है, टाइम, ये आपने लिख दिया। इस डिस्टेंस की जगह आप क्या लिखेंगे, n इंटू टू पाई आर। बोलो ये लिखेंगे क्या, दूरी तो इतनी ही कवर करेगा, कितना, जितने चक्कर गुना एक पहिए की दूरी, टू पाई आर। तो स्पीड तो लिख दिया आपने कितनी, 66 बराबर एन का मान पता नहीं, 2 गुणा 22/7 और आर की वैल्यू यहां से उठा के लिख देंगे। व्यास कितना, तो बताओ आर की वैल्यू क्या हो गई, चाल बराबर दूरी और बटे समय, समय कितना 36 सेकंड। बोलो सर यहां तक मामला, ये तो सारा ही अलग हो गया, ये किलोमीटर पर आवर में। हाँ स्पीड दे रखी है तो इसको मल्टीप्लाई करने से ही तो आएगी। हाँ, और मैं क्या कर रहा हूँ कि ये लो दूरी निकल रही है, मैं कह रहा हूँ इसको मल्टीप्लाई करने से दूरी निकल रही है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन हमें ये जरूर ध्यान रखना है, ये किस में है, ये किस में, और ये किस में, ये तो सारा ही मामला घूम गया। और हमें उत्तर चक्कर की बताने हैं, तो सबसे पहले तो ऐसा करो, इस सेंटीमीटर को मीटर में बनाओ, तो किससे भाग दे दें, 1/100 से, 100 का भाग देते हैं तो 1/100 से गुणा कर दिया, ये तो मीटर में बन गया मामला। ये सेकंड में, यहाँ तक ठीक है। अब इसको किससे गुणा कर दें, ये लो, मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड, तो चक्कर आ जाएंगे, सारा चक्कर आ जाएंगे, मतलब इसके चक्कर आ जाएंगे, जो राउंड है ना वो आ जाएंगे। तो कुल मिला के 18 का 36 में कितनी बार, 2 बार। यहाँ से 2 से ऊपर वाला क्या कट गया, 2 से 22 कितनी बार, 7 से 21 कितनी बार, 3 बार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 11 से 66 कट जाएगा कितनी बार, 6 बार यहाँ तक। तो 3 से 6 कितनी बार, 2 बार। 5 दूनी 10 बराबर n गुणा 1/100 आ गया, तो 100 उधर भी चला जाएगा, तो n का मतलब कितना, 1000 राउंड। यही आ रहा था क्या, किस किस का आ गया था, वेरी गुड, 1000 राउंड, 1000 राउंड। 1000 राउंड। नेक्स्ट देखो, आगे वाले सवाल ये आपको खुद से करना है, एक बार आप ट्राई करना, केवल हमारे 2-3 सवाल ही बचे हैं यहाँ पे। राजेश से 2.4 किलोमीटर की दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई, राजेश ने चलाई है, ठीक है, या राजेश से चलाई जाती है, हाँ दूरी पर चलाई जाती है, और वह उसकी ध्वनि कितनी देर पर सुनता है, 15 सेकंड बाद सुनता है, तो ध्वनि की चाल बताओ। जैसे मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ और किसी ने मिलिट्री गेट पे शूटिंग कर दी, तो अगर किसी ने मार दिया, किसी को गोली चलाई, तो गोली की आवाज मेरे तक पहुंचनी भी तो चाहिए। जैसे हर चीज एक समय लेती है, प्रकाश पहुंचने में समय लेता है, ऐसे ही आवाज सुनने में भी टाइम लगता है। कई बार आपको ध्यान है, कई ऐसी चीजें हैं जैसे यहाँ से बोलूंगा और थोड़ी देर बाद जाके उधर सुनाई देगी, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही वो गोली वहां चली, लेकिन मुझे सुनाई देने में कितने सेकंड का टाइम लग गया, तो उस ध्वनि ने कोई ना कोई गति कवर की होगी, डिस्टेंस कवर की होगी। अगर कई बार ऐसा भी होता है, हो सकता है राजेश अगर वहीं खड़ा रहता तो तुरंत सुनाई दे जाती, थोड़ा पास खड़ा रहता तो 5-10 सेकंड बाद सुनाई दे जाती, अभी 15 सेकंड बाद सुनाई दी, और अगर थोड़ा और दूर खड़ा हो जाता तो थोड़ा टाइम और लग जाए, ये तो सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से आपसे पूछा है कि ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है, ये आपको खुद से करना है। खुद से यानी नहीं आई तो बता देंगे, कल डिस्कस करेंगे, आज इतना ही करेंगे। एक राइफल से इतनी रफ्तार से गोली दागी गई, 0.4 सेकंड बाद लक्ष्य को भेद करती है,
0.4 सेकंड बाद। टाइम तो लगाएगी ना। जैसे मैंने यहाँ से, एक बात बताओ, सामने लक्ष्य है, मैंने यहाँ से गोली चलाई, तो चलाते ही भेद कर दिया क्या? नहीं, वहां तक पहुंचेगी तो सही ना, तो 0.4 सेकंड लग गया। तो जितनी डिस्टेंस कवर की है वो आपको देखकर राइफल से लक्ष्य कितनी दूर है मीटर में, बताओ। बेहतरीन सवाल है ये, बेहतरीन दर्जे के। अब देखिए, 5 मिनट के अंतराल पर एक ही स्थान से 2 बंदूक चलाई, 5 मिनट के, और उस स्थान की ओर आते हुए एक कार चालक को, एक आदमी पास में आ रहा है, तो पास में आ रहा है उस स्थान की तरफ, तो उसको दोनों बंदूक चलने की जो ध्वनियां हैं वो 4 मिनट 40 सेकंड के अंतराल पर, क्यों? क्योंकि वो पास में आ गया। अगर वो दूर रहता तो उसको 5 मिनट के अंतराल पर ही सुनाई देती, जहां पर चलाई है उतनी देर, लेकिन वो अगर चल रहा है तो उसको 4 मिनट 40 सेकंड के अंतराल पर ही सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 210 मीटर पर सेकंड है, तो कार चालक किस चाल से उस स्थान की ओर आ रहा है? ये सापेक्ष चाल वाला सा सवाल हो गया मेरे हिसाब से। ठीक है, और नेक्स्ट अगला, थैंक्स फॉर वॉचिंग हो गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा ये टॉपिक था, जिसको ये बचे हुए क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसके 2 पार्ट हमारे बचे हुए हैं, क्या? ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम, ये 2 पार्ट हमारे बचे हुए हैं, इनको भी हम साथ के साथ ही कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।